मैं पूरे देश में जा रहा हूँ इसलिए कि देश को गलत रुख पर कुछ लोग ले जा रहे हैं। देश के आम लोग अभी भी उस गलत रुख पर नहीं जाने को तैयार हैं, लेकिन लालच देकर और डरा धमका कर देश को कुछ लोग, छोटी बुद्धि के लोग जो इस देश को नहीं जानते, भारत इसराइल नहीं है, भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत भारत है। यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसका एक पहचान है। यहाँ डाइवर्सिटी को ख़त्म करके और एक भगवा रंग में या किसी भी रंग में इस देश को रंगने की कोशिश ये कभी कामयाब नहीं होगी और इस देश के विकास में रुकावट डालेगी। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, मज़दूरों को उनका हक मिलना चाहिए, महंगाई पर ब्रेक लगना चाहिए। दुनिया में तेल की कीमतें घट गईं, हमारे मुल्क में तेल की कीमतें बढ़ गईं। क्यों? इसलिए कि हमने तेल का सारा ठेका दे रखा है कुछ बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को। हम पोर्ट्स बेच रहे हैं, एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं कॉरपोरेट हाउसेस को। क्या इस देश की तरक्की इससे होगी? देश की तरक्की होती है इस तरह कि हम पूंजीपतियों की दौलत को नीचे की सतह तक पहुंचाएं। यही टैक्सेस का मकसद होता है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब गरीबों की गाढ़े पसीने से कमाई हुई दौलत को अब हम 2, 4, 5 सिर्फ पूंजीपतियों और कॉरपोरेट हाउसेस तक पहुंचा रहे हैं। और इसको छुपाने के लिए, ताकि देश की तवज्जो इधर न जाए, वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का कार्ड खेला जाता है ताकि यही मीडिया हाईलाइट करे। और जब यह हाईलाइट करता है तो पब्लिक क्या जाने कि क्या पर्दे के पीछे हो रहा है। पब्लिक तो उन्हीं नॉन इश्यूज़ में उलझ जाती है। यह मैंने देश को संदेश है, मैं तमाम लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ के लोग नॉन मुस्लिम्स को ज़्यादा अगर नहीं इनवाइट कर पाए तो ये इनका कसूर है। मैं पूरी मुल्क में जो जाता हूँ वो कभी सिर्फ मुसलमानों को नहीं एड्रेस करता, बल्कि मेरी सभाओं में कहीं कहीं मुसलमान 50,000 होते हैं और वो 1 लाख होते हैं। आप कभी भी मेरे साथ चलिए किसी भी इलाके में तो आप देखिएगा कि नॉन मुस्लिम लोग जितना मुझसे प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं, शायद वो मुसलमानों की संख्या से अब ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ की गर्ल्स, स्टूडेंट्स, बॉयज़, ये सब लोग समझते हैं कि ये बंदा ये देश का वफ़ादार है। मेरे ख़ानदान की 3 पुश्तों ने इस देश की खिदमत की है। मेरे वालिद 100 किताबों के स्कॉलर थे। मेरे वालिद से मशवरे लेने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद लखनऊ आते थे। पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के स्कॉलर्स ने बहुत ज़ोर दिया इस बात पर कि मेरे वालिद मौलाना मंजूर नोमानी को पाकिस्तान बुलाया जाए, इसलिए कि वो इस्लामिक लॉ और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के पूरी दुनिया के 1-2 सबसे बड़े आलिमों में थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ड्राफ्ट करने के लिए जो कमेटी बनी, उसके हेड ने कहा कि जब तक मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी नहीं आएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसलिए उनको बुलाया जाए। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे रिक्वेस्ट की। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि मौलाना मंजूर नोमानी को पाकिस्तान भेजने में हमारी मदद कीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू की एक ग्रेटनेस थी कि उन्होंने लखनऊ को मैसेज नहीं भेजा, फ़ोन नहीं किया, वो लखनऊ ट्रैवल करके आए और मैं वालिद साहब को आकर वो लेटर दिया और ये कहा कि हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से जाएं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे दोस्त लियाकत अली ख़ान ने मुझे ऑफिशियल ख़त लिखा है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप तक कन्वे करूँ। आप अगर तैयार हैं तो मैं स्टेट एयरक्राफ्ट से आपको भेजूँगा, आपके घर का सारा सामान, आपकी लाइब्रेरी सब शिफ्ट कर दूँगा। वालिद साहब ने कहा कि हमने कसम खा रखी है कि मैं मेरे ख़ानदान का कोई बच्चा भी इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना से PhD किया और फ्लाइंग कलर्स से PhD किया। मैंने 7 गल्फ़ की यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया। तो उस वक्त सऊदी गवर्नमेंट का ये कानून था कि
हमारी यूनिवर्सिटी का कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट उसको जॉब सऊदीया में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे लिए यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ ने गवर्नमेंट से एग्जम्पशन लिया मेरे लिए कि ये स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट है, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते, इसको हम कुरानिक स्टडीज़ के लेक्चरर प्रोफेसर के हैसियत से यहाँ रोकना चाहते हैं, प्लीज़ अलाउ अस टू डू सो। तो उन्होंने एग्जाम्प्ट किया। मुझे वाइस चांसलर ने अपने घर पे बुलाया, घर पे बुला के ये कहा कि मैंने सुना है कि तुम इंडिया वापस जा रहे हो, मैं तुमको एक कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ बता रहा हूँ, विद इन 3 डेज़ अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा और तुम यहाँ अपॉइंट होगे। मैंने उनसे कहा कि आप भी मेरे बड़े हैं, मेरे वालिद साहब भी मेरे बड़े हैं, और मौलाना अबुल हसन अली नदवी, उनका भी इक्वल कंट्रीब्यूशन था मेरी अपब्रिंगिंग में। तो ये 2 लोग हैं, आप फ़ोन से बात कर लीजिए, अगर वो इजाज़त दे देते हैं तो मैं आपकी बात मान लूँगा। तो उन्होंने फ़ोन किया, वालिद साहब से बात की, वालिद साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि फ़र्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट से सज्जाद को भेज दीजिए। तो ये एक ताल्लुक़ है हम लोगों को इस मुल्क से। ये मैं उसकी सैकड़ों वाक़या सुना सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी प्रोग्राम में जाना है, आप भी बिज़ी लोग हैं। तो ये जो भारत को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है किसी विदेशी षड्यंत्र के तहत, शायद भारत एक बहुत उभरती हुई न्यूक्लियर ताकत है, भारत चैलेंज कर सकता है, भारत बहुत जो एक वेस्ट की हेजमनी है, पूरी दुनिया की जो दादागिरी है, अगर भारत उसके सामने खड़ा हो जाए ना, तो मैं जानता हूँ कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से हार गया तो इंडिया का क्या हैसियत है। इंडिया तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। जंगें बॉम्ब से नहीं लड़ी जाती, जंगें विल पावर से लड़ी जाती हैं, अपने देश की मोहब्बत से लड़ी जाती हैं। अमेरिकन्स को डॉलर से मोहब्बत है, अपने देश से मोहब्बत नहीं है। मैं कई बार अमेरिका गया हूँ। हमारे मुल्क के इंसान को अपने मुल्क से मोहब्बत है। तो यहाँ अगर मुकाबले पे आ गए हम, तो हमसे हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तो इसलिए ये सब मगरबी ताकतों की साजिश है, वेस्टर्न पश्चिमी ताकतों की, कि इस मुल्क को कमज़ोर किया जाए। और हम जानते हैं कि जो आरएसएस है उसका ताल्लुक़ कितना है अमेरिका से। आज वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट भी एक इंडियन ओरिजिन की लेडी है, और अब जो अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी में इस वक्त जो इमर्जिंग लीडर है वो भी एक इंडियन ओरिजिन का हमारा हिंदू भाई है। वो अमेरिकन बॉर्न है, रामास्वामी उसका नाम है, और वो रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट बनने के लिए इस वक्त विद इन द पार्टी जो उनके यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उनको पूरी करने की कोशिश कर रहा है। और मैं इसको रूल आउट नहीं करता कि हो सकता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो भी एक इंडियन ओरिजिन का आदमी हो, जैसे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर वो भी एक इंडियन ओरिजिन का है। तो ये पूरा एक निज़ाम चल रहा है पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने का, एक मखसूस फैसिस्ट ग्रोह का। फैशिज्म के तहत आप बताओ दुनिया खुशहाल बनेगी? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दुनिया के गरीबों को फैशिस्ट सिस्टम से राहत मिलेगी? अगर फैशिज्म कामयाब होता तो सोवियत यूनियन में कामयाब हो गया होता, 70 ईयर्स में उसका तख्ता उलट गया। हम नहीं चाहते कि हमारे देश का यह हश्र हो, इसलिए हम यहाँ के हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को, लिंगायत के लोगों को, सबको ये बात समझा रहे हैं कि भारत की मजबूती नफ़रत में नहीं है, आपस में लड़ने में नहीं है। इसको समझो। हमको इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड है हमारा संविधान, कि अगर हम उस पर लेटर इन स्पिरिट के साथ अमल करेंगे तो सब लोग तरक्की करेंगे, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, मेंटल भी, स्पिरिचुअल भी, इकोनॉमिक भी, हेल्थ सेक्टर में भी हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पास जो इस वक्त मेडिकल एजुकेशन के जिस टॉप पर हम पहुँचे हैं, तो वो जितना हमारा साइंटिफिक ब्रेन है। बल्कि एक और बात, मैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में गया हूँ, या साइंटिफिक ब्रेन लोगों के पास है मगर स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, और या स्पिरिचुअल है उनका टेम्परामेंट और साइंटिफिक नहीं है।
जिस देश के पास ये दोनों हो ना, उनसे कोई जीत नहीं सकता। इस बात को समझ गया है पश्चिम कि इंडिया की जो आध्यात्मिक ताकत है और साइंटिफिक ताकत। अभी आप चंद्रयान 3 को देखिए, कितनी सेफ लैंडिंग हुई है और कितना बड़ा कारनामा था। उस जोन पे उतरे हैं हम चांद के, जहां अमेरिका भी नहीं उतर पाया। वहाँ तक पहुँचने की कोई हिम्मत नहीं कर सका जहाँ इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट ने करके दिखा दिया। तो हमारे पास जो क्षमता है, जो सलाहियत है, वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई में वेस्ट होनी चाहिए। अब सोचो, मंदिर मस्जिद में वेस्ट होनी चाहिए। पूरी ज़मीन पड़ी है, मंदिर बनाओ। पूरी ज़मीन पड़ी है, मस्जिद बनाओ। अपने अपने तरीके पर रहो। संविधान ने हमको ये इंश्योर किया था, मगर हम बेवफा लोग हैं। ये बड़ी हार्श लफ्ज़ है। हम अपने देश के गद्दार हैं, इसलिए कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ संघर्ष तहरीक चला रहे हैं। हम इस्लाम के खिलाफ तहरीक चला रहे होते, मगर अपने संविधान के हम वफादार होते। तो हम कुछ समझ सकते थे कि कुछ लोग हैं जो नहीं समझ सकते इस्लाम को, लेकिन संविधान को तो बख्श दो। अब संविधान की कॉपी पार्लियामेंट के सामने जलाई जा रही है। ये दुनिया में कहीं हुआ है? ये कहीं दुनिया में बर्दाश्त किया जा सकता है? आज तक उसमें से एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। आज तक उसमें एक आदमी के ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं हुई। व्हाट दिस स्टोरी टेल्स कि समबडी इज बैकिंग दिस फैशिस्ट ग्रुप्स। कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट मिल रहा है। संविधान को जलाना कोई मामूली बात है? संविधान एक सेक्रेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसलिए कि सारे देश के बुद्धिजीवियों ने 1.5 साल 2 साल की बहस के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। उसके एक एक वर्ड पर डिबेट हुई थी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उम्मीद दिलाई थी कि भाई ये एक ट्रू माने में सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एक देश बनेगा। मगर कुछ लोग उसको किसी दूसरी सीमित में ले जा रहे हैं। मगर मैं आखिरी बात कहता हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं होपफुल हूँ कि देश का ज़मीर इसको अल्टीमेटली रिजेक्ट करेगा। आप देखिए, अभी जो इलेक्शन हुए हैं उनमें जो ट्रेंड आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आज शाम तक क्या होगा और कितना सही होगा, कितना घोटाला होगा, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल देश में क्या जो रुझान है, मैं जो आम लोगों से मिलता हूँ, मुसलमानों से सिर्फ नहीं, सब नॉन मुस्लिम लोगों से, तो मैं तो ये पाता हूँ कि बहुत दिन तक देश इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर देश सही रास्ते पर आ जाए। बस ये है मेरी बात। चीफ जस्टिस को ट्रोल किया जा रहा है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी को कुछ एमपी जाके मिले और आवेदन किया कि चीफ जस्टिस को ट्रोल किया जा रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। आप सोचिए कि राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया गया। आप सोचिए, राष्ट्रपति को इसलिए कि वो आदिवासी हैं और इसलिए कि वो महिला हैं, इसलिए उनको पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का हक, आप बताइए किसको था कॉन्स्टिट्यूशनली? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट हैं। आर्म फोर्सेस की कमांडर इन चीफ कौन है? प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट शुड बी देयर। जब फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था तब भी नहीं बुलाया, जब नई पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन हो रहा था तब भी नहीं बुलाया। ह्यूमिलिएशन है। इसका मतलब है कि हम आदिवासियों को भारतीय नहीं समझते। या आप खुद सोचिए कि क्या है, मतलब मुसलमानों को आप अपमान कर रहे हैं तो चलो हम मानते हैं कि एक बंटवारे का ज़ख्म है, और बंटवारे की भी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मैंने इसको रिसर्च किया है। अभी हाल में एक किताब आने वाली है मेरे एक स्टूडेंट की। बंटवारे की कोई जिम्मेदारी मुसलमानों और मुस्लिम लीग पर नहीं है। मैं इस मौजू पर तो इस वक्त तफसील से बात नहीं कर सकता, मेरे प्रोग्राम में देर हो रही है, लेकिन मैं साबित किया है मैंने, बंटवारे से 100 साल पहले ये तहरीक चल पड़ी थी और ये कहाँ से चली थी, क्या हुआ था। तो अब आप बताइए, प्रेसिडेंट को आप इतना ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप मनुवादी सिस्टम ला रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं ला रहे हैं। आप वो जो आप बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, तो पूरे देश में कास्ट सेंसस क्यों नहीं होने चाहिए? इसका आप क्यों विरोध कर रहे हैं? कोई चोर तो है आपके दिल में कि अगर ये बात साबित हो गई कि ओबीसी इस देश के अंदर मोर देन 52% हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर उसके बाद उसी हिसाब से कैंडिडेचर देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा ओबीसीज को। तो ये लेकिन आप तैयार नहीं है कास्ट सेंसस के लिए। ये तो सब बात खुल के सामने आ गई ना। अब देश के नौजवान पढ़ लिख गए हैं। अब वो जय श्री राम के नारे पर सब लोग उत्तेजित होकर गुमराह हो जाएं, मुझे अपने नौजवानों से ऐसी उम्मीद नहीं है। अब वो पढ़ लिख गए। जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो जो चाहो आप उनको बता दो। अब तो वो पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, और वो एक एक समझ रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस इस देश में कितना ज़रूरी है। आदिवासियों को आप मोहन भागवत जा करके ये बात कह रहे हैं कि तुम लोग धर्म के कॉलम में अपना नाम हिंदू लिखो। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी मूर्ति पूजा नहीं करते, आदिवासी नेचर की पूजा करते हैं। आदिवासी किसी को नहीं मानते, देवताओं को और इन सब को। आप उनसे ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं। मैं आपका नाम पूछूं कि आपका नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कहूँ नहीं आपका नाम मोहम्मद अहमद नहीं है, भगवान दास है, मेरा क्या राइट है आपका नाम बदलने का? आपका नाम आपके माता पिता ने रखा है। तो ये क्या हो रहा है हमारे देश में भाई? आप सोचिए, अमेरिकन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एक के बाद एक करके हमारे देश की ब्लैक रिपोर्ट सामने रख रही हैं। क्या हमें शर्मिंदगी नहीं होती बाहर जाकर? क्या हमारा सर शर्म से नहीं झुकता? मैं जाकर वहाँ डिफेंड करता हूँ, आपको हैरत होगी। मैं अरब मुल्कों में कहता था कि तुम्हारे मुल्कों में ग़ुलामी है और हमारे मुल्क में आज़ादी है। मैं फ़ख्र से कहता था कि हमारे देश में आज़ादी है। तुम्हारे देश में मक्का मदीना में बैठकर 5 मुसलमान आपस में बात नहीं कर सकते, और हमारे देश में 5 लाख लोगों की भीड़ में हम जो चाहें कह सकते हैं। लेकिन अब हम ये बात कह सकते हैं क्या? भारत को बदलना, ये भारत इस वक्त वो वाला भारत नहीं है जिसमें हम और आप पैदा हुए थे। इसको चेंज किया जा रहा है अगेंस्ट द भारत नेचर। जो भारत की जो असल मिट्टी है वो मोहब्बत की है भाई, आपस के भाईचारे की है। क्या आप लोगों की कभी लड़ाई होती है किसी नॉन मुस्लिम साथी से मीडिया में? कितने दोस्त हैं आपके क्लोज, और कितने अच्छे कैरेक्टर के लोग हैं। हिंदू पुलिस ऑफिसर्स हों, आईएएस हों, आईपीएस हों, कितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर के लोग हैं। पब्लिक ख़राब नहीं है, लेकिन पब्लिक को पोल्यूट किया जा रहा है, उसके अंदर एक पॉइजन लाया जा रहा है। 2024 के बाद मतलब इसी एक ही बात पर सही अमित शाह जी ने की है। आपको मतलब आपने जो कहा कि पोलराइजेशन की राजनीति आगे भी चलने वाली है। देखिए, सीए की बात करने की कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि देश के असली इश्यूज़ पर वो इलेक्शन जीतने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो इस मतलब उनको ये फील हो गया है, फीडबैक मिल गया है एजेंसी से कि अगर आपने फिर से कम्युनल इश्यूज़ को न उठाया तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो क्या पॉलिसीज होनी चाहिए पूरी देश क्या होना चाहिए उम्मत का? बिल्कुल, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, उस वक्त भी सिर्फ मुसलमानों का नहीं था। इस वक्त तो हर वो शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करता है उसको बड़ी हिम्मत और अक्लमंदी के साथ इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल कोई शक नहीं है भाई, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं ना। हम हुकूमत को अगर कि किसी पॉलिसी का विरोध करते हैं तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। किसी पार्टी की विचारधारा से हम विरोध करते हैं तो ये हमारा बुनियादी हक है। हुकूमत की मुखालिफत देश का विरोध नहीं है। इन लोगों ने क्या किया है, जो सरकार की पॉलिसी का विरोध करेगा इसको देशद्रोही करार देते हैं। देश और सरकार अलग चीज़ है भाई। सरकार को हम चुनते हैं, देश ने हमको जन्म दिया है, देश हमारी माँ है। बिल्कुल किसी कीमत पर हम देश के खिलाफ किसी ताकत के साथ नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे कोई हो। और हमेशा मुसलमानों ने साबित किया है कि जब देश पर कोई मुश्किल वक्त आता है सबसे आगे बढ़कर कौन काम आता है? अभी मजदूरों को किसने निकाला? ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है। अमेरिका की मशीन फेल हो गई और टूट गई, 50-51 दिन तक सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, और चंद निहत्ते लोग आए जिसमें 5 या 6 मुसलमान हैं, और उन टीम का जो लीडर है वो मुसलमान है, और उसने अपनी जान पर खेलकर इन मजदूरों को निकाला जिनमें एक भी मुसलमान नहीं।
अब आप कदर नहीं करते हो। आपके देश में कैसी आबादी है कि इसको एक बार आप प्यार से बोल दो, वो जान दे देगा। मुसलमानों के अंदर ये वफादारी का जज्बा खून में है हमारी। पहचानो खुदा के बंदो, तुम किसका नुकसान कर रहे हो? मुसलमानों की नाकदरी करके देश का नुकसान कर रहे हो। थक हार कर तुमने बुलाया उस टीम को दिल्ली से, राइट माइनिंग की कंपनी को, जिसको बैन कर दिया गया था, और फिर उसी ने उन मजदूरों को निकाला। एक कदम कदम पर मिसाल मिलती है कि मुसलमान जितनी आसानी से ख़तरे में अपने आप को डालता है, जितना रिस्क लेता है जान का, शायद अक्सर नॉन मुस्लिम नहीं ले पाते। तो इस बात की कदर करनी चाहिए मुल्क के चलाने वालों को कि उनके पास ऐसी आबादी मौजूद है। किसने 5 हवाई जहाज़ गिराए थे? किसने 5 टैंक तोड़े थे 1965 की जंग में? अब्दुल हमीद हवलदार। और सारे हवलदार कहाँ चले गए? किसी का नाम मालूम है आज? एक मुसलमान हवलदार ने जान खतरे में डाला था, उसका कमांडर उसको अलाउ नहीं कर रहा था। उसने हाथ जोड़े कि सर आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज तक पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि ये कौन खुदा का बंदा था, ये था कौन? तो मुसलमानों के अंदर जो वफादारी और हिम्मत है इस मुल्क के लिए, मीडिया के लोगों से दरख्वास्त है कि उसको आप बिला डरे उजागर कीजिए, उसको नुमायाँ कीजिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि मीडिया बहुत कुछ ओपिनियन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन ये बात आम लोगों को क्यों समझ में, हम कहाँ कम पड़ रहे हैं? जैसा कि राहुल गांधी जी है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके जैसे बुद्धिजीवी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। आज के भी इलेक्शन के जो देखेंगे रुझान, तो नॉर्थ इंडिया के तीनों स्टेट बीजेपी के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का भी जो लीड था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। हम कहाँ कम पड़ रहे हैं? एक वक्त तो रुझान पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। कर्नाटक के इलेक्शन का रुझान क्या आ रहा था? रुझान क्या होते हैं, इसकी क्या पॉलिसी होती है? इसमें होता यह है कि हर एमएलए वो 3-4 फ़ोन पर अलग अलग पार्टियों से बात करता है। ये होता है, वो बात कर रहा होता है बीजेपी से कि सर बताइए कि क्या मिलेगा, 200 करोड़ या 500 करोड़। वो दूसरा बात कर रहा होता है कांग्रेस से। ये होता है, ये रुझान का जो मकसद है वो ये है कि जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक खरीद फरोख्त चलती रहे। और जब रुझान बीजेपी के हक में आ रहा है तो कोई कांग्रेस को कॉल नहीं करेगा, लोग बीजेपी को कॉल करेंगे। मेरे जैसा मौलवी ये समझता है तो क्या आप लोग इस बात को नहीं समझते? क्या नेता लोग इस बात को नहीं समझते? ये रुझान पूरा का पूरा ये सट्टा बाजार की तरह होता है। तो ये बोली लगती है और वो बोली लगने के लिए रुझान आता है, और आते आते शाम को क्या होता है? अक्सर रुझान बदलते हैं कि नहीं बदलते? दूसरे ईवीएम के जो मैनिपुलेशंस होते हैं वो अपनी जगह पर हैं। 2 स्टेट्स में तो खबर भी आ गई कि ईवीएम को पकड़ा गया, एक जगह ईवीएम की सील टूटी हुई पकड़ी गई। तो आप बताइए किस स्तर पर गिर गए हैं हम? इलेक्शन कमीशन नोटिस दे रहा है एक लफ्ज़ पुनौती पर, और वो इलेक्शन कमीशन नोटिस नरेंद्र मोदी को देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर रहा। एक लिस्ट निकाली है प्रोफेसर झा ने कि ये गंदे लफ्ज़ बोले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आज तक एक नोटिस इशू नहीं हुआ। हमारे मुल्क का इलेक्शन कमीशन पूरी दुनिया का शानदार इलेक्शन कमीशन मशहूर था। लोग इलेक्शन कमीशन की ट्रेनिंग देने के लिए 3 सेशन को बुलाते थे अपने मुल्कों में कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को आप ट्रेनिंग दें। हमारा इलेक्शन कमीशन इतना गैर जानिबदार था, वो किसी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन आज के इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या आप ये बात कह सकते हैं? एक इलेक्शन कमिश्नर ईमानदार था, उसका बोरिया बिस्तर लपेट दिया गया, उसको निकाल बाहर किया गया। तो हमारा देश गलत रुख पर जा रहा है। मैंने शुरू में यही तो कहा था कि ये गलत रुख पर जा रहा है। ये इसमें कुछ दिन तक तो ठीक है, खूब बाजे बजेंगे, लेकिन अल्टीमेटली देश इसको रिजेक्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बस अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरा पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, मैं इस बात पे आपको गौर करना चाहता हूँ कि जो अपने कौम के जो नौजवान हैं, इनको आपने जैसे कि आप बोला कि टेक्नोलॉजी से मज़हब और टेक्नोलॉजी एक अगर हो गया तो कुछ तो अलग होता है।
उलमा जितने भी हैं वो सिर्फ मजहब की बात कर रहे हैं। आप तक खबर नहीं पहुंच रही है, ये पुरानी बात है। बहुत तेज़ी के साथ ज़माना बदल रहा है। आप मीडिया के लोग उन लोगों तक पहुंच नहीं पाते और वो लोग आपको इनवाइट नहीं करते। ये उनका भी खराबी है कि वो इनवाइट करके दिखाएं। आप आइए, नेरल में मेरा इंस्टीट्यूशन देखिए, मुल्क का नहीं दुनिया का पहला इदारा है। हमारे इंस्टीट्यूशन में एक इंसान पूरा आलिम बनता है और पूरा ग्रेजुएट बनता है। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, लॉ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस सब उसमें पढ़ाया जाता है। दोनों चीज़ें, पूरे एजुकेशनल सिस्टम दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया है। और हमारे बच्चे पढ़ने के बाद कुछ लॉ कर रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ मेडिसिन कर रहे हैं। माशाल्लाह, वो बात नहीं। तो ये रुझान अब लोकल बात कर, लोकल में जो चल रहा है धीरे धीरे देखिए, ट्रेडिशन को चेंज करने में देर लगती है। याद रखिए, कोई भी देश और कौम हो, उसको उसके जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आती हैं उसको थोड़ा सा, जब तक यंगर जनरेशन ऊपर ना आ जाए तो वो नए आइडियाज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते। आप सूखी टहनी को मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। मेरे इशारे को समझिए। तो जो हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा हैं उनसे तो बस हमको दुआएं लेनी हैं, लेकिन नए ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक हमें काम करना है। बड़ी अक्लमंदी चाहिए। मुझे इजाज़त दो भाई, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं। देश का जो अभी सार्वजनिक जो स्तर माते न्यायालय है, लेकिन न्यायालय भी अभी ऐसे डिसीजन आ रहे हैं न्यायालय की तरफ से, तो क्या देखिए, दो बातें हैं। न्यायालय भी इसी समाज का हिस्सा है और यहीं से चुन कर लोग जाते हैं और उनको किस सिस्टम के तहत चुना जाता है। अब आपको बताइए कि न्यायालय के चुनाव करने वाली कमेटी में प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हो गए। पहले उसमें कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं होता था। अब कॉलेजियम सिस्टम था, खाली जजेस ही सजेस्ट करते थे। अब प्राइम मिनिस्टर खुद शामिल हो गए। कॉलेजियम को भी चैलेंज किया जा रहा है। हाँ, तो अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है या इंटरवेंशन अब न्यायालय के अंदर भी आ गया। तो ये होता है, जब दिन मुल्क गलत रुख पर चलता है तो फिर ना आर्मी बचती है, ना न्यायालय बचता है, ना एजुकेशनल डिपार्टमेंट बचता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मुझे यकीन है कि ये चीज़ कुछ दिन चलेगी, लेकिन हमेशा इस देश का ज़मीर इसको कबूल नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश इसराइल नहीं है, ये देश पाकिस्तान नहीं है, ये देश इंडिया है, भारत है, भारत है और भारत है।